डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शुरू करते हैं बातों से माने के बात हम करेंगे ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में और उसके बारे में और जानेंगे। तो पोल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पोल क्वेश्चन क्या है? अच्छा, वेयर डू यू इन्वेस्ट एन एफडी? फिक्स डिपॉजिट को हम इन्वेस्ट करते कहाँ पे? बैंक में या एनबीएफसी में? ये सवाल है। बैंक और एनबीएफसी, ये है सवाल। कहाँ करते हैं हम इन्वेस्ट, बैंक या एनबीएफसी? कहाँ पर करोगे आप इन्वेस्ट? वेल, जवाब 100% बैंक। यस, 100% बैंक। थैंक यू सो मच फॉर द करेक्ट आंसर्स। आंसर बिल्कुल सही है। हम बैंकों में ही एफडीज जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं। शुरुआत फिक्स डिपॉजिट की यहीं पे होती है। जब बैंकिंग शुरू हुआ मेरे पेरेंट्स के टाइम पे, विच इज़ एटलीस्ट 40 years ago, 40-50 years ago, मे बी इवन मोर देन दैट, तब से जो पहली चीज़ हमारे पेरेंट्स को सिखाया गया था, बैंकों ने ही सिखाया था, गवर्नमेंट ने ही सिखाया था कि फिक्स डिपॉजिट्स इज अ वेरी गुड वे ऑफ सेविंग योर मनी। और आप अपने रोज़मर्रा की जो खर्चे हैं वो आप कैश अपने पास थोड़ा सा लिक्विड कैश कर लो, रख लो। बाकी तो आपको सेव करना ज़रूरी है। और सेविंग बिल्कुल बेसिक मिडिल क्लास सेविंग जो है वो है फिक्स डिपॉजिट्स। एक तो है लैंड या प्रॉपर्टी और फिर फिक्स डिपॉजिट। तो इसके बारे में राहुल जी हमें और विस्तार में बताइए। देखिए, जो ये क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। हमें ये जानना था कि कोई एनबीएफसी में भी इन्वेस्ट कर रहा है क्या। देखिए, बैंक्स आपको मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, अगर हम बड़े बैंक्स की बात करें, एसबीआई की बात करें, तो नॉर्मली वो 5 से 6% के बीच में रिटर्न्स दे रहे थे। अब आप ये देखिए, 5 से 6% वो दे रहे हैं, लेकिन एनबीएफसी आपको 6 से 7 भी दे रहे हैं, 7% से ऊपर भी दे रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आपको 7 मेरे ख्याल से 50 तक भी ऑफर करता है। ठीक है, हमें सारा पैसा उनके पास नहीं देना है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एफडी हम हर एक के पास डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा रिटर्न्स बढ़ जाएगा। बजाज फाइनेंस है फर्स्ट नंबर पे, शायद श्रीराम ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा कोई ना दे रहा हो। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये छोटे छोटे जो बैंक्स आ रहे हैं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सब नॉर्मल बैंकों से 1-1.5% ऊपर रिटर्न्स दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी ये राय है कि अगर आपको 2-3 लाख रुपए तक की एफडियां करानी है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन सब में, आपको एक अच्छा आरओआई मिल जाएगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। आपको ये डर लगता है कि नया बैंक है, कल को फ्रॉड हो गया, दिवालिया हो गया तो क्या होगा। तो होगा क्या, ये रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा, किसी एक बैंक पे आप पर्टिकुलर डिपेंडेंट नहीं हो। आप एनबीएफसीज को भी एक ऑप्शन लीजिए एफडी के लिए। बजाज फाइनेंस की क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है। बजाज फाइनेंस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, मेरे पास उसके शेयर्स भी हैं, तो मुझे वो बजाज फाइनेंस की जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। तो आप मतलब मेरी राय में बजाज फाइनेंस में फ़िक्स डिपॉजिट कर सकते हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा अमाउंट फ़िक्स डिपॉजिट कर सकते हो, एंड और पीएनबी हाउसिंग है वो भी अच्छा आरओआई दे रहा है। तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल में अगर आपको रिटर्न कम लग रहा है तो आप ये ऑप्शंस भी ले सकते हो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आज तक हम समझते आए हैं कि बैंकों में सिर्फ एफडीज हम जमा कर सकते हैं, बट नाउ अब हमें ये भी बता रहे हैं और श्रोताओं ने बहुत ध्यान से ये सुनना है और जानना और समझना भी है कि सिर्फ बैंकों में नहीं, एनबीएफसीज में भी हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें रिटर्न्स मिलेंगे काफ़ी बार। इनफैक्ट ज़्यादा कर राहुल जी जैसे आप बता रहे हैं, यहाँ पर बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा, तो वाई नॉट। तो अब इसके लिए भी क्या हम बैंक के थ्रू ही जाएंगे या डायरेक्टली एनबीएफसी को अप्रोच कर सकते हैं? डायरेक्टली परस्यू करना पड़ेगा, बैंक तो आपको नहीं देगा रेफरेंस की आप कैसे कर सकते हो इस चीज की। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो ये जिनका नाम इन्होंने अभी लिया है, बजाज फाइनेंस, चाहे वो बजाज फाइनेंस के अलावा आपने कौन से नाम दिए? पीएनबी हाउसिंग है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, श्रीराम, तो और भी होंगी, मतलब 3-4 अच्छी तो ये है, और भी बहुत सारी हैं। 3-4 अच्छी ये हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी है। ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती इनमें। ऑलराइट, तो फिर ये बात तो आपको समझ में आ ही गया है कि फिक्स डिपॉजिट्स जो चीज़ हैं वो सिर्फ बैंकों में नहीं, एनबीएफसीज में भी कर सकते हैं। मुझे याद है जब हम बैंकों के बारे में बात करते हैं या फिर हम
बात करते हैं। दिस इज डन। अगले क्वेश्चन के और भी हमें जाना है, पर उससे पहले एक और सवाल आपसे करना चाह रही थी राहुल जी की ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग तो फिक्स डिपॉजिट्स हो गया। अब फिक्स डिपॉजिट सिर्फ बैंकों में नहीं, एनबीएफसीज में भी हम कर सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, पीएनबी, श्रीराम, ऐसे श्रीराम फाइनेंस वगैरह काफ़ी सारे फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट और फाइनेंशियल हाउसेस की ऑप्शंस भी है जहां पर हम फिक्स डिपॉजिट पर फिक्स डिपॉजिट्स बना के रख सकते हैं। तो ये कोई भी एनीबडी ऑफ अबव 25 एज कैन डू इट, और इवन सीनियर्स कैन डू इट फॉर देयर चिल्ड्रन हु आर माइनर्स। ये वही सेम प्रोसीजर्स यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। डिट्टो सेम। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल फॉर्मेट एफडीज, अगर हम शेयर मार्केट या कोई और जैसे म्यूचुअल फंड, उन सबको अगर हम कंपेयर करें, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि एफडीज इज स्टिल नॉट अ बैड आइडिया? नहीं, आई वुड स्टिल रिकमेंड कि एफडी इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, लेकिन अगर आपको 3 महीने 6 महीने तक का अपना पैसा, देखिए मेरा कहना ये मतलब है कि आप लिक्विड 3 से 6 महीने की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखिए, या मैक्सिमम 1 साल की। उसके अलावा आपका सारा पैसा आपको इक्विटी में डालना चाहिए लॉन्ग रन होरिजन के साथ। आप अपने 1 साल के खर्चे को एस्टिमेट कर लीजिए, उतना पैसा आपको लिक्विड में रखना है, उसमें से भी थोड़ा सा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हो। तो दिस इज राइट। ईयरली फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से अगर आपको सेकंड बेस्ट लिक्विड ऑप्शन चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट्स है, जो कि अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत आपके पास तो होगा ही। एक यहाँ पे मैं एक प्लान और डिस्कस करूंगा। मैं जरूर चाहूंगा कि लोगों को पता चले, जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ऊपर है, तो उसका LIC का एक बहुत अच्छा प्लान आता है, LIC प्रधानमंत्री व्यय योजना। बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर का नाम है, तो वो प्लान बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी सारे अपने क्लाइंट्स को भी दिलाया है। जिनकी 60 ईयर से अबव एज है, सिर्फ उनको मिल सकता है। 15 लाख रुपए मैक्सिमम ले सकते हैं। 7.15% फ्लैट वो आपको इंटरेस्ट देंगे। अरे वाह, ठीक है। 7.15% का भी वो आपको मंथली, आपको जो है वो उसका वो देंगे, क्या कहते हैं, रिटर्न्स मंथली, पेंशन प्लान है ये। डिविडेंड जैसा हो गया, पेंशन जैसा हो गया। हाँ, पेंशन की तरह आपको 7.15% के हिसाब से वो पेंशन मंथली देंगे। मेरे को बहुत बढ़िया लगता है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए प्लान। और ये सालों मतलब ईयर बाय ईयर उसको हमें क्या कहते हैं, रिफ्रेश करना होता है, या फिर ये पैकेज होता है 3 साल 5 साल का? जब तक हस्बैंड और वाइफ जिंदा है, 7.15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मंथली डिवाइड होके उनको मिलता रहेगा। उसके बाद खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो लमसम अमाउंट जो बनता है वो मिल जाएगा उस टाइम पे। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही है। तो फिर इसी सिलसिले में एक और सवाल, क्योंकि ये हमारा मेन थीम है, और मनी की बात पर मेन थीम के अलावा हमारे और सारे थीम्स भी हैं, जो कि है स्कैम संभाल के, एक चुटकी इकोनॉमिक्स, और गेनर्स एंड लूजर्स। गेनर्स और लूजर्स में हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं कि आज कितना अच्छा हुआ, कितना नहीं हुआ। वैसे धंधा आजकल मंदा ही चल रहा है, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। लेकिन अब मेन थीम यानी कि एफडीज में आपने डिपॉजिट किया क्या, इसी सवाल को लेकर एक और पोल क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू यू फाइल अ नॉमिनी while filing for an FD? So when you're investing for an FD, क्या आप एक नॉमिनी का नाम फाइल करते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब आपको देना है। डू यू फाइल अ नॉमिनी while investing for an FD? हाँ या ना में आपको सवाल का जवाब देना है। 10 सेकंड बचे हैं और सवाल का जवाब हाँ या ना में हम तक पहुंच ही जाएगा। हम फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जो रिस्क फ्री ऑप्शंस, सीनियर सिटीजन्स जिनको बहुत सारी जानकारी शेयर मार्केट या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ना हो, और उनको फंड्स ऐसे रखने हो जो कि लिक्विड, समवॉट लिक्विड स्टेट में हो, वो एफडीज ही है, सेफेस्ट ऑप्शन है। और सिर्फ बैंकों में नहीं, एनबीएफसीज के साथ भी आप फिक्स डिपॉजिट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट LIC का जो प्रधानमंत्री योजना है, उसमें भी एक पेंशन सॉर्ट ऑफ स्कीम आता है, वो एक फिक्स डिपॉजिट की तरह ही काम करता है, क्योंकि आपको पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो मंथली पेंशन की तरह के तौर पर आप तक पहुंच जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। 100% पीपल आर सेइंग यस, नॉमिनी फाइल करते हैं। नॉमिनीज को लेकर मुझे लगता है राहुल जी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी, तो आप प्लीज शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ।
देखिए, आपने नॉमिनी रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बंदे नॉमिनी नहीं रखते हैं उनकी प्रॉब्लम समझिए। खुदा ना खास्ता एक बंदा था एक्स, उसके बच्चे हैं, उसने नॉमिनी नहीं रखा, ठीक है, एंड ही गॉज एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो अब होगा क्या, उनको लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि भैया आई विल बी, सपोज उनके 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों के नाम पे बनेगा या तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट, या किसी एक को वो अथॉरिटी दे देंगे कि भैया आप लीगल हेयर हो, या हो सकता है उन तीनों में हो जाए लड़ाई। दिस इज ऑल्सो द पॉइंट, क्योंकि पता नहीं ना, डेथ के टाइम पे एक बच्चा ही आउट ऑफ इंडिया चला गया है, तो जब तक कोर्ट में वो प्रेजेंट होके साइन नहीं करेगा तब तक किसी को भी वो पैसा छूने की भी इजाजत नहीं है। अगर नॉमिनी होगा तो नॉमिनी चुपचाप जाके पैसा बैंक से निकलवा सकता है बड़ा इजीली। हम लोग ध्यान नहीं करते एफडी करवाते हुए, तो हमें ये बिल्कुल स्पेसिफिकली ध्यान करना है अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेके। मैं खाली एफडी के लिए नहीं बोल रहा, ये आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में भी नॉमिनी डालना ज़रूरी है। आप नॉमिनी डालिए, उसके अंदर लिखिए कि भैया ये नॉमिनी होगा, नॉमिनी बड़ा इजीली पैसा विड्रॉ कर सकता है इन द इवेंट ऑफ एनी कैजुअलिटी। राइट, तो ये जो बात है ये भी बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। मतलब हर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना और जानना कि हर हमारे इन्वेस्टमेंट में कौन इसे हमारे बाद लेगा, इसे आगे बढ़ाएगा या पैसे रिलीज करके अपने यूज़ के लिए ले लेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस से ही हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हर इन्वेस्टमेंट में, इवन प्रॉपर्टी पेपर्स पर नॉमिनीज के नाम आते हैं। तो हर किसी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जहाँ कहीं भी आप करते हो, तो नॉमिनी का नाम आना बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, या टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट हो, एफडीज हो, सब जगह पर नॉमिनी का जो ब्लैंक है वो फाइल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब ज़रूरत पड़े तो ये नॉमिनी के हेल्प से ही आप अपने फंड्स को रिलीज कर सकते हैं, एंड इट बिकम्स वेरी इजी लीगली एंड ब्यूरोक्रेटिकली। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब जो हमारे श्रोताएं हैं उनको एक बार फटाफट हाय कहते हैं। प्रभाकर, अनाम, टीके वीराना, हाय टीके वीराना, सोलंकी, सचिन त्यागी, हेलो हेलो, मनीष, हेलो, आयु थेकिंगॉक, wow, that's an interesting name. Where are you from? Are you Thekingok? Thank you so much for joining in. मनी की बात होता है every Tuesdays and Thursdays 3 बजे 3 o'clock on Glance and Reposo, और ये होता है मेरे आने के साथ। मैं होस्ट करती हूँ और मेरे साथ जुड़ते हैं एक्सपर्ट, वो है सीए राहुल गुप्ता। अगर आप इनकी यूट्यूब वीडियोस देखना चाहते हैं और ज़्यादा फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इनकी यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। इट इज़ सीए राहुल गुप्ता। जैद, हेलो, ओके, दे आर ऑल सेइंग गुड थिंग्स अबाउट द शो, सो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाउ कैन वी गेट मनी? You can get money by going to work. That is how you will get money, first of all. And then of course, after going to work, and then you have to invest this money in the right places. That's when the money will start working for you instead of you having to work for money. So we are explaining over here how to make that happen. कि पैसे को आप अपने लिए काम करना कब शुरू करोगे, ना कि आप पैसे के लिए जिंदगी भर स्ट्रगल करें। तो इसीलिए हमें स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, और फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। वेल, स्पीकिंग ऑफ more details of the fixed deposits, कोई और पॉइंट आपको रेस करना है, क्योंकि हमारा मेन थीम वैसे तो इसी के साथ खत्म होता है। अगर कोई पॉइंट आपको रेस करना है तो आप जरूर रेस कर सकते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं ये रिन्यू होते रहते हैं खुद, और बैंक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है। एक और बात नोट करना, बैंक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट का, टीडीएस का सर्टिफिकेट भी देता है। राइट जो आप, अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न में उस टीडीएस को क्लेम करके या तो रिफंड बना सकते हो, या फिर आप उतना ही अगर आपका टैक्स पेबल बनता है तो वो एडजस्ट भी कर सकते हो। तो बैंक आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देता है। अभी कुछ बैंक आए हैं जो सेविंग बैंक पे मंथली कंपाउंडिंग दे रहे हैं, तो एक बार ये भी समझ लो कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग के अंदर फ़ायदा है या मंथली कंपाउंडिंग के अंदर फ़ायदा है।
देखिए हमारा फ़ायदा तब है जब जितने ज़्यादा जल्दी कंपाउंडिंग हो, वो 1 महीने वाली कंपाउंडिंग में ज़्यादा बेनिफिट है हमें। तो कुछ बैंक्स हैं जो मंथली इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप अगली बार जब कभी बैंक में एफडी कराने जाओगे तो उनसे ये जरूर पूछना कि भैया आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हो या मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हो। करेक्ट। तो ये चीज़ भी आप एक नॉलेज के तरीके से यूज़ कर सकते हो। चलो बहुत खूब, कंपाउंडिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देयर आर सम मोर फैसेट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स दैट वी कैन लर्न। अगर इसकी और जरूरत पड़े तो आप राहुल जी को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलकर फिर से एफडीज के बारे में जरूर एक बार फिर बात जरूर दोहराएंगे। बहुत जरूरी है बातों को दोहराना, जितनी बार हम दोहराएंगे उतने अच्छे से ही हमें इसकी समझ भी अच्छे से आ जाएगी और इसका हम उपयोग भी उतनी अच्छी से ही हमारी लाइफ में कर सकते हैं। सो दैट समथिंग दैट प्लीज डिस्क्राइब इन ब्रीफ। अभी अभी तो उन्होंने डिस्क्राइब किया अभिषेक जी, हाउ टू गेट मनी ऑनलाइन। आर यू? देखिए, वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी ओवर हियर ऑन मनी की बात, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मनी। So if you think we are distributing money, then that's not happening. I am not the Beast. The Beast is a very famous online character in America who keeps going around and distributing money. That's because he's got venture capitalists and funding, giants who fund him for that kind of thing. Money की बात हो रही है। Yes, शुभम, पैसे के बारे में बात जरूर हो रहे हैं। वो कह रहे मनी की बात हो रही है तो पैसे तो दो। हाँ, ऐसा है कि बात कर रहे हो तो पैसा बांट के फिर बात करो। क्या है, इतना आसान नहीं है, और अगर इतना आसान भी हो तो इतने पैसे नहीं है, वही प्रॉब्लम है, बांटने लायक पैसे नहीं है। इसीलिए स्कैम की बात करना जरूरी होता है। यस, इसीलिए स्कैम के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पैसे बांटना शुरू करें तो ये इलीगल होगा बिना परमिशन के, और 2 ऐसा कोई अलाउ करता नहीं है अनलेस यू हैव अ बिजनेस आइडिया, जो कि मिस्टर बीस्ट करते हैं अमेरिका में। वो बस पैसे बांटते रहते हैं। मेरा बेटा बड़ा फैन है और वो कहता रहता है मम्मा ही जस्ट कीप्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है जो पैसा बस डिस्ट्रीब्यूट करे अपनी खुशी के लिए। अगर सरकार भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने लगे अपनी खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए ज्यादातर, बिना किसी रिटर्न्स या टैक्स के, तो मेरा ख्याल है काफी सारी प्रॉब्लम शायद ठीक हो जाए। पर उतना आसान नहीं है जितना हम कहते हैं, सोचते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होगी? मैं घर से शुरुआत करता हूँ। आपके घर पे सफाई वाले आते हैं, वो नहीं आएंगे। आपके पास ड्राइवर आता है, वो नहीं आएगा। आपके ऑफिस पे स्टाफ आता है, वो नहीं आएंगे। वो कहेंगे भैया हमारे पास इतने पैसे, हमें क्या जरूरत है काम करने की। तो ये गलत चला जाएगा। इन्फ्लेशन आसमान छू जाएगी अगर पैसे सब में बट गए तो। करेक्ट, दैट इज द अदर वेरी वेरी बिग व्यू पॉइंट जो हमको याद रखना है। अगर काम करने के लिए कोई आएगा ही नहीं, सामान अगर लोगों के घर पर पहुंचेगा नहीं, अगर डिमांड और सप्लाई ही नहीं रहेगा, डिमांड सप्लाई तो होना ही चाहिए, बट फिर भी लोग अगर काम करने आएंगे नहीं क्योंकि उनके पास पैसे हैं, तो फिर पूरा इकोनॉमी डिसरप्ट हो जाएगा। डिसरप्ट होने के बाद फिर उस पैसे का करोगे क्या? अगर आप किसी के लिए काम नहीं करोगे, या आप खुद का काम नहीं करोगे, या कोई किसी और के लिए काम नहीं करेगा, तो आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड फंक्शंस ऑन दिस। ऑपरेशंस ही पूरी दुनिया का ना ऐसा ही चल रहा है, सिर्फ हमारी देश के नहीं, पूरी दुनिया का, हमारी स्पीशीज का ऑपरेशन जो है ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तभी हम इकोनॉमी को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। तो ऑनलाइन पैसा आयु मिल नहीं रहा है बाय द वे, अब बार बार पूछ रहे हो तो मैं इसीलिए क्लियर कर रही हूँ, और राहुल जी ने भी बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया है आयु। ऑलराइट, नाउ